हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं द्विवेदी। तो आज हम अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर वायु को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि वायु के संगठन में क्या क्या शामिल होता है, यानी किस किस चीज़ों से मिलकर वायु बनती है। उसके अलावा हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पृथ्वी के जो भी मंडल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, तो ये सभी किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा हम ये भी यहाँ पे देखने वाले हैं कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो क्या ये वायु हमारे पृथ्वी के लिए यानी वायुमंडल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी तो यही कि जीवनदायी हमें गैस प्रदान करता है, ऑक्सीजन। उसके अलावा ये होता है कि टेम्परेचर को ये कंट्रोल करके रखता है। यूवी किरणें जो भी आती हैं उसको ओजोन परत पहले ही रोक देता है। सूर्य से जो भी गर्मी आती है उसको ज़रूरत के अनुसार जितनी ज़रूरत है उतना रोकता है और एक्स्ट्रा एनर्जी को रिटर्न वापस कर देता है, जिससे क्या होता है, जीवन यहाँ पर संभव हो पाता है। यहाँ पे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो क्या होता है, CO2 क्या करती है, जो भी सूर्य से किरणें आती हैं, जो भी गर्मी आती है उसको यहाँ पर रोककर क्या करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। किसको, CO2 को। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव हो जाता। तो मान लीजिए कि अगर CO2 होती ही ना, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जब ग्रीन हाउस फैलाती है तो ये अगर ना होती तो ज़्यादा ठीक होता। तो ये अगर ये ना होती तब क्या होता, अगर ये ना होती CO2, तब समस्या ये होती कि मान लीजिए ऊपर से गर्मी आई सूर्य की, तो उसको कोई यहाँ पे ऑब्जर्व करके रखने वाला ना रहता। तो जब ऑब्जर्व करके रखने वाला ना रहता तो रात में क्या होता, इतनी ठंड यहाँ पे पड़ने लगती कि इंसान रहने ही लायक ना होते। जैसे कि आप चंद्रमा को देखिए, जिस साइड पे वहाँ पे सन की लाइट पड़ती है वहाँ पे तो इंसान जाके उतर सकता है, बट जिस टाइप यानी कि उसके उल्टे साइड में क्या होता है, वहाँ पे इतना कम टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता। तो यही सेम काम यहाँ पृथ्वी में होता है कि दिन में तो ज़्यादा गर्मी होती लेकिन रात में क्या होता है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगती कि कोई इंसान यहाँ पे रह ही ना पाता। इसलिए CO2 का होना भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ लिमिट में होना चाहिए। लिमिट से ज़्यादा अब हो रही है, इसलिए ये समस्या का काम कर रही है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जब CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है तो इसका काम ही है कि ये क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ाएगी। तो जब इसकी ही मात्रा बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है। इसको क्या कहते हैं, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ क्या होती है, पिघलने लगती है। आप खुद देख सकते हैं कि जैसे कि जो भी हिमालय पर्वत की बर्फ है वो सभी पिघल कर बह जा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। इसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो भी ध्रुवों पे या पहाड़ों पे बर्फ है वो सभी पिघल कर क्या होती है, नदियों के माध्यम से समुद्र में जाती हैं। तो जब समुद्र में इतना सारा पानी जाएगा तो क्या होगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा, तो जो किनारे पे कोस्टल एरिया है वो सभी डूबने लगते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जलवायु में बहुत सारा परिवर्तन होगा, तो कई तरह की प्रजातियां विलुप्त भी होने के कगार में आ जाती हैं। आगे देखते हैं वायुमंडल का संगठन, कि हमारा वायुमंडल किस तरीके से बना हुआ है, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। तो क्या है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%, और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%। यानी कि यही दो मुख्य गैसें हैं जो कि वायुमंडल का सबसे मैक्सिमम भाग यही दोनों बनाती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया जो कि क्या है, यूवी किरणों को रोकता है यानी अल्ट्रावायलेट। उसके अलावा आर्गन हो गई एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। आपने टिंडल प्रभाव के बारे में सुना होगा, वहां से आप समझ सकते हैं कि धूल के कण भी इसमें होते हैं। आप देख सकते हैं जिसमें वायु के विभिन्न संगठन के प्रतिशत को दर्शाया गया। तो वहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड आप देख सकते हैं कितनी मात्रा यहाँ पे होनी चाहिए, 0.03% होनी चाहिए, जबकि अब मात्रा इसकी बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। आर्गन 0.93% है। और अन्य जो भी पाया जाता है वो कितना परसेंट है, 0.04% के अंदर सभी पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फैक्ट आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे
पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा मान लीजिए ज़्यादा हो जाती है, इससे तो क्या होता है, जो भी जीव आप देखते हैं उनका आकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कबूतर देख रहे हो, कितना छोटा सा दिखता है, बट अगर वही मान लीजिए कि ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा और ज़्यादा होता तो क्या होता, उस कबूतर का आकार बढ़ करके काफ़ी ज़्यादा मतलब 1-2 मीटर के अंतर्गत आ जाता। तो आप सोच सकते हैं कि सभी चीज़ें कितनी मतलब कितनी अलग दिखाई देती है उस समय पर, ऐसी परिस्थिति में। तो ये थोड़ा सा मतलब जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो कितने मतलब कंपोजिशन के साथ कितनी अच्छे से बनाई गई हैं कि सभी एक व्यवस्थित क्रम में ही फिक्स हैं। आगे देखते हैं, जिसमें वायु के विभिन्न संगठन के प्रतिशत को यहाँ पे दर्शाया गया, जो कि हमने देख लिया। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जो भी हवा लेते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा जाती है, लेकिन क्या होता है, वो शरीर में डिजॉल्व नहीं होती, इसलिए वो दोबारा से वापस बाहर निकल आती है। लेकिन कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं जिनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए क्या होता है, अलग से उर्वरक का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन जैसे कि दाल हो गई या एक अरहर हो गई जिसकी दाल हम लोग खाते हैं, तो ये पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से ही सीधे नाइट्रोजन ले लेते हैं, इनको एक्स्ट्रा अलग से देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन लेकर इनका स्वरूप बदल देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। इससे पौधे इनका उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए उसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। तो क्या होता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ सूर्य के ऊपर। सन यानी सन मान लीजिए हर जगह तो एक साथ एक जैसा प्रकाश नहीं डालता। मान लीजिए कि यहाँ पे ज़्यादा प्रकाश डाल रहा है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की जो भी हवा होगी वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो गर्म होने के बाद ये क्या होता है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब ये हवा यहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाती है तो यहाँ पे वैक्यूम की रेट होने लगता है। तो यहाँ आसपास से हवाएं चलकर यहाँ पे इसको फिल करने के लिए आने लगती हैं। देखिए, यही एक ऐसा प्रक्रम है जिसके माध्यम से जो भी मानसून है, जो भी वर्षा होती है, जो भी पवनें चलती हैं, सभी चीज़ों में ये महत्वपूर्ण एक फैक्टर। आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। पर पौधे क्या करते हैं, CO2 से अपना भोजन बनाते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे क्या होता है, यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन CO2 की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो क्या होता है, देखिए कितना अच्छा बैलेंस रहता है, जब पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हम यूज करते हैं ऑक्सीजन, और हम क्या करते हैं, CO2 निकालते हैं, जो कि पेड़ पौधे यूज कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इस तरह से ईंधन वगैरह जैसे यूज होने लगा तो इससे CO2 की मात्रा अब बढ़ने लगी। इस वजह से ये संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इस तरह की आप न्यूज कटिंग अक्सर देखते होंगे। टॉप साइंटिस्ट ऑफ हर वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अनस्टॉपेबल, CO2 लेवल एट इट लैक्स ईयर हाई, ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिंड। तो इस तरह की आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते होंगे। तो पढ़ें एवं मनन करें। क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है? तो हाँ, ये ग्लोबल वार्मिंग जरूर एक समस्या है, इसीलिए तो इतने सारे न्यूज़ आ रहे हैं पेपर में, इतने सारे साइंटिस्ट लोग इसके बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं, नहीं तो देने की ज़रूरत ही क्या थी। अब देखते हैं कि वायुमंडल की संरचना होती कैसी है। अभी तक हमने देखा कि वायुमंडल किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें सभी गैसों के बारे में हमने देखा। अब वायुमंडल की संरचना कैसी होती है, तो हमारा वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना हुआ है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है, यानी कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होकर ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इनमें कौन कौन से मंडल है? सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्यमंडल, फिर बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो ये 5 परतें हमारी वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब इसको अलग अलग एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। तो क्षोभ मंडल क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेयर होती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे कि वर्षा हो गया, बारिश, कोहरा हो गया, ओलावृष्टि यानी कि जो भी पत्थर गिरते हैं, इसी बर्फ यानी गिरती है, इसी परत के अंदर होती है। तो क्षोभ मंडल क्या है? बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो कि पृथ्वी से इसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 13 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है।
सभी जीव जंतु यहीं पे पाए जाते हैं। फिर अगला मंडल कौन सा है? समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो क्या होता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक? 13 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस परत में क्या होता है? यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यानी कि यहाँ जो समताप मंडल होता है, यहाँ पे ना तो बादल होते, ना कोई मौसम में ज़्यादा चेंजेस होते। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। तो हवाई जहाज ऐसी जगह पे उड़ाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा मौसम चेंजेस वगैरह ना आते हो, नहीं तो उसको समस्या होगी। तो इसलिए हवाई जहाज को कहाँ पे उड़ाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो ओजोन गैस यानी कि O3 कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में ही पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, जैसे कि यूवी रेसों को वहीं पे क्या करती है? रोक देती है। इसके बाद अगला मंडल आता है मध्य मंडल। उससे पहले ये चित्र आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे क्या है? क्षोभ मंडल है, फिर क्या है? समताप मंडल, फिर मध्य मंडल आता है, फिर बाह्य वायुमंडल और फिर उसके बाद बहिर्मंडल आता है। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे। अब इसको फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखेंगे मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। तो मध्यमंडल क्या है? तीसरी परत है। देखिए 5 मंडल है, तो पांचों का मध्य क्या कहलाएगा? तीसरा वाला, इसीलिए ये क्या है? मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो जो भी उल्कापिंड आते हैं बाहर से पृथ्वी की कक्षा में, तो वो इसी मध्यमंडल में आकर क्या होता है? जलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो बाह्य वायुमंडल में क्या होता है? तापमान तेजी से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल किसका भाग है? बाह्य वायुमंडल का। यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो बाह्य वायुमंडल कहाँ तक होता है? 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर ऊंचाई तक यह फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। तो जो भी रेडियो वेव्स निकलती हैं, तो कहाँ से संचरित होती हैं? इसी मंडल से। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो पृथ्वी से जो भी रेडियो वेव निकाली जाती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, या तो वो गाना सुनने के लिए हो या किसी और फॉर्म में हो, तो वो इसी मंडल के द्वारा क्या होता है? परावर्तित होकर दोबारा से पृथ्वी पे पहुंच जाती है। तो होता क्या है? पृथ्वी की मान लीजिए एक स्टेशन है, यहाँ से ये किरणें ऊपर भेजी जाती हैं, तो इस मंडल से टकरा कर फिर वो विस्तारित होकर हर जगह पे पहुँचती हैं। ऐसा यहाँ पे होता है। फिर अगला मंडल क्या आता है? बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम बहुत हल्की गैसें हैं, इसलिए ये सबसे ऊपर पाई जाती हैं। आओ कुछ करके देखें। स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें एवं मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। तो ये अब आपको समाचार पत्र देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये आपका स्मार्टफोन खुद ही बताता है। तो अगर आप वहाँ पे देखते होंगे होम स्क्रीन पे, तो देता रहता है वहाँ पे वेदर कंडीशन वगैरह हर चीज़ दिखाता है। तो अगर आप उसको कभी टिक किए हुए या टिक करेंगे, तो डायरेक्ट आपको गूगल पेज में ले जाकर वहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखा देता है। अब देखते हैं मौसम एवं जलवायु। तो मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है? इसके क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ रहेगा और धूप निकलेगी? तो ये सारे सवाल हैं। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह में एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। तो यहाँ से देखिए कितने अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है कि मौसम एक ऐसा मतलब सिस्टम है जो क्या करता है? छेड़छाड़ करता है। किससे? नियंत्रण बटनों से। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो इसको याद रखिए कि मौसम क्या होता है? वायुमंडल में जो भी प्रतिदिन, प्रत्येक समय और प्रत्येक दिन जो भी परिवर्तन होते रहते हैं, वो स्थिति को मौसम कहते हैं। जैसे कि आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकते हैं। अच्छा हवादार मौसम हमें क्या करता है? आनंद देता है। और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। कैसे में? जब अच्छा सुहाना मौसम होता है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन क्या होता है? बदलता रहता है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम तो क्या होता है? जब एक लंबे समय में किसी भी स्थान का, जैसे मान लीजिए साल, 2 साल, 10 साल के अंदर जब उसका औसत, मौसम का औसत जब निकाला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो याद रखिए मौसम और जलवायु। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं? आगे देखते हैं तापमान। तो अब पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। क्या आप जानते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा से अरब भाग का केवल एक भाग 2 अरबवा ही प्राप्त करती है। यानी कि पृथ्वी सूर्य से जितनी भी ऊर्जा निकलती है, उसका 2 अरबवा भाग ही निकलती। आप सोचिए
1/3, 1/4, 1/5, ये तो आप समझते होंगे। दूसरी तरह आप ये समझिए कि 2 अरबवां भाग ही सिर्फ निकाल पाती है पृथ्वी को मिलता है। टेम्परेचर के बारे में, तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को क्या कहा जाता है? तापमान कहा जाता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ज़्यादा गर्मी, और ठंड में क्या होता है? ज़्यादा ठंड होती है। तो ये तापमान इस तरह से चेंजेस होता रहता है। अब देखते हैं आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो आतपन क्या करता है? तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको क्या कहते हैं? आतपन को उसको कहा जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि तापमापी दी गई है जो कि ताप मापने के काम आती है। वायु दाब मापी क्या करती है? वायु मापती है। वर्षा मापी वर्षा को मापने के लिए है। और यहाँ पे नीचे दिया गया है बात दिग्दर्शी, पवन की दिशा ये दर्शाता है। इस तरह से बना होता है, जिधर हवा चलने लगती है उधर ये घूम जाता है। ये सभी क्या है? मौसम की जानकारी के लिए सभी यंत्र उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि आतपन क्या होता है। तो आतपन क्या होता है? पृथ्वी जो भी सूर्य से आने वाले प्रकाश की जितनी मात्रा को अपने पास रख लेती है वही क्या होता है? उसका आतपन होता है। अब देखते हैं आतपन यानी कि सूर्य ताप जिसको बोलते हैं की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तो क्या होता है? जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, इसलिए यहाँ पे आतपन या सूर्य ताप सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। लेकिन ध्रुवों की ओर क्या होता है? जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो सूर्य की लाइट वहाँ पे कम पड़ती है, इसलिए वहाँ का तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। क्या आप अब समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फों से क्यों ढके हुए? तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुवों पर बर्फ क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह गुप्त उष्मा मुक्त हो जाती है। तो क्या होता है कि जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हों, ज़्यादा हों, वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आपको कम महसूस होगा। शहरों में जैसे क्या है कि यहाँ पे कंक्रीट की दीवारें हैं तो ये सभी सूर्य ताप को क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं और रात में उसको निकालती हैं, उत्सर्जित करती हैं। लेकिन कितना भी उत्सर्जित कर लें सभी उत्सर्जित नहीं कर पाती, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बढ़ा रहता है। जबकि गाँवों में क्या होता है कि घर ज़्यादा पास पास नहीं होते, दूर दूर भी होते हैं, तो वहाँ का जो भी सूर्य ताप आता है वो सभी शाम होते होते रिटर्न वापस भी हो जाता है। वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे भी होते हैं, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई क्या होती है? डिग्री सेल्सियस होती है, यानी इसको डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? उबलने लगता है। आगे देखते हैं वायु दाब क्या होता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ साथ बल भी लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, यानी चारों दिशाओं से हमारे शरीर में दाब लगाती है वायु, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ये तो आपने क्रिया प्रतिक्रिया का एक नियम भी पढ़ा होगा कि जितना बल लगाएंगे उसका विपरीत वहाँ पर प्रतिक्रिया भी होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होगा कि वायु जितना दाब लगाएगी हमारा शरीर उसका अपोजिट उतना ही लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर यह दाब क्या होता है? तेजी से घटने लगता है। समुद्र के स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह क्या होता है? घटने लगता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे निम्न वायु दाब बन जाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो क्या होता है? जहाँ पे निम्न दाब होता है वहाँ पे बाहर से पवनें चल के आती हैं तो अपने साथ बादल, मानसून ये सभी लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों में क्या होता है? वहाँ पे ठंडी वायु रहती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होता है, यानी जहाँ का तापमान कम होता है वहाँ पे क्या होता है? भारी वायु होती है और वहाँ का वायु दाब क्या होता है? उच्च होता है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश उड़ता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो यही एक फैक्ट है कि हवा हमेशा कैसा चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। यही डिपेंड कर इसी से क्या होता है? पवनें निर्धारित होती हैं, मानसून, बारिश, सभी चीज़ें इसी से निर्धारित होती हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। तो एस्ट्रोनॉट जब वहाँ पे जाते हैं तो एक स्पेशल प्रकार का सूट पहन के जाते हैं।
यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं। इससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। तो क्या होता है, पृथ्वी पे हमारा शरीर एक अपोजिट बल लगा रहा होता है, किसके खिलाफ, वायुमंडल के खिलाफ। पर अगर आप चांद पे चले जाते हैं तो शरीर अपना बल लगाता रहेगा, लेकिन बाहर से वायुमंडलीय प्रेशर उसको नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, शरीर फट सा जाएगा। यानी जो भी शिराएँ हैं खून से भरी हुई, यानी जो भी रक्त शिराएँ हैं वो सभी क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, क्योंकि शरीर बाहर की तरफ बल लगाएगा। इसलिए उनके सूट में क्या होता है, गैसें भर के भेजा जाता है। अब देखते हैं पवन क्या होती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए भी देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो आगे देखेंगे कि पवन कितने प्रकार की होती है। तो समस्या क्या होती है, आपने अगर कभी साइकिल चला हो तो भी आपको महसूस हुआ होगा। यहाँ तक कि जब ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगती है तो पैदल चलने में भी समस्या होती है। उसके अलावा अगर मान लीजिए ज़्यादा तेज़ हवा है तो कपड़े उड़ जाते हैं। कई तरीके की समस्या यहाँ पे होती है। अच्छा, पवन का उपयोग भी तो होता है। जिस तरह से पवन चक्कियाँ चलाई जाती हैं, उससे बिजली बनाई जाती है, तो ये इसके उपयोग भी होते हैं। क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने वाली दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवनें कहा जाता है। यानी कि जो भी पवन होती है उसका निर्धारण उसके इससे डिपेंड होता है कि वो किधर से आ रही है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पवनें कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है स्थायी पवन, व्यापारिक, पश्चिमी। जब भी आप मैप में देखें तो क्या होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, इधर की तरफ ईस्ट होता है हमारे राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब देखते हैं स्थायी पवनें। व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो जो स्थायी पवनें होती हैं वो किधर से किधर चलती हैं, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें होती हैं। अगला देखते हैं मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तो ये क्या होती है, इससे मौसम का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, तो क्या होता है, ये समय के साथ बदलती हैं, ऋतु के साथ। अगली होती है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र या वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। तो स्थानीय पवनें का मतलब ये हो गया कि किसी न किसी स्थान से जुड़ी हुई हैं, उसी स्थान पर चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर यानी पवन। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे लू कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में भी ये पूछा गया है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं, तो वो लू कहलाती है। इस चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश वहाँ पे कम पड़ना स्टार्ट होता है। तो अब देखिए, भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश कम होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ रहा है, जो कि 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उच्च दाब बनेगा। उच्च दाब कहाँ पे बनता है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। उसके बाद फिर आगे क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ से मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे तो उच्च दाब हो गया। इसकी अपेक्षा यहाँ नीचे क्या है, निम्न दाब है। यहाँ पे उच्च दाब, तो इसकी अपेक्षा यहाँ पे निम्न दाब होगा। इसी तरह से जब हम और नीचे आएंगे यहाँ भूमध्य रेखा पे, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सबसे ज़्यादा निम्न दाब है। 3 तरह की दाब पेटी आपको यहाँ पे समझ में आई। मध्य रेखा है तो यहाँ पे एक और ऊपर उच्च दाब यहाँ पे बन जाता है। ये भी एक पेटी बन जाती है, हर्ष इसको बोलते हैं। तो ये उच्च दाब से हवाएं चलकर यहाँ निम्न दाब पे आएंगी, और एक निम्न दाब ये जो ऊपर है तो यहाँ से ऊपर की तरफ भी चलती हैं और नीचे की तरफ भी चलती हैं। इसी तरह यहाँ नीचे देखिए, उपोष्ण उच्च दाब यहाँ पे एक पेटी बनती है, जहाँ से हवाएं कहाँ किधर चलेंगे, निम्न दाब की ओर। तो एक निम्न दाब इसको नीचे मिल जाता है तो वहाँ जाती है, और एक निम्न दाब इसको ऊपर मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे चलती है। बाकी ये नीचे उच्च दाब है तो इसकी हवाएं इधर निम्न दाब पाकर इधर बहने लगती हैं। तो इस तरह से वायु दाब पेटियाँ आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। चक्रवात, प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। 19 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया था, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई थी। कहाँ पे, ओडिशा में। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारी प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ा दी।
विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया, यानी कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई, यानी कि जो भी ज्वारीय तरंगे कहाँ पे चलती है, समुद्रों में, लेकिन वो इतनी तेज थी कि 20 किलोमीटर अंदर आ गई। कहाँ पे, स्थल में आ गई। स्थल में 20 किलोमीटर अंदर तक आ जाती हैं और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही होती है। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ये चित्र दिखाया गया है चक्रवात के बाद जो विनाश होता है उसकी यहाँ पे चित्र आप देख सकते हैं। तो जो भी चक्रवात आते हैं समुद्र के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 19 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा और बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया, यानी कि ये क्या करता है, अगले 4 दिनों में पहुंच जाता है भारत के तट पे, ओडिशा के। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई थी। धान, सब्जियां, फलों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। अगर भूमि में लवणता ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, उपजाऊपन उसका कम हो गया। सागवान हो गया और बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैग्रोव के जंगल क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, क्योंकि इतना तेज यहाँ पे भयंकर तबाही मचाई गई थी। इसके द्वारा, चक्रवात के द्वारा। आगे देखते हैं आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता क्या होती है, वायु के किसी भी समय में उस समय जितनी भी जलवाष्प उसमें उपस्थित है वही उसकी आर्द्रता कहलाती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम आर्द्र दिन उसको बोलते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। तो क्या होता है, गर्मियों में आपने महसूस किया होगा कि मान लीजिए कि मई की गर्मी पड़ रही है तो उस समय पसीना नहीं चलता है। अब तो गर्मी मतलब डायरेक्ट सन की लाइट की वजह से गर्मी होती है लेकिन पसीना नहीं चलता। लेकिन जैसे जुलाई आने लगती है, बारिश होने लगती है, तो सन की लाइट तो नहीं होती, फिर भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो उमस टाइप की। तो किसकी वजह से होती है, इसकी आर्द्रता की वजह से होती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए कि जो भी जलवाष्प बनता है वो जब जैसे जैसे ऊपर जाता है तो क्या होता है, ठंडा होने लगता है। फिर क्या होता है, जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक ही समूह होता है। तो जो भी बादल हम देखते हैं वो क्या होते हैं, इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये बरसात के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो जो भी जल वाष्प जाती है ऊपर वो ठंडी होकर पहले पानी की फार्म में बदलती है, छोटी छोटी बूंदों में। जब वो बादल के उसमें तो छोटी छोटी बूंदों में बदल कर बादल के फार्म में रहती है। जब उसका भार और ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वही नीचे गिराती है, जिसको बरसात कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं चक्रवाती वर्षा। ठंडी जलवायु इधर से जा रही है और इधर से गर्म जलवायु जा रही है। तो क्या होता है, गर्म जलवायु मान लीजिए ऊपर उठ रही है तो ठंडी जलवायु उसके चारों तरफ से आकर इस तरह से घूम घूम के इसको चक्रवाती वर्षा बना देती है। यहाँ पे देखते हैं पर्वतीय पवनें। पर्वतीय पवनें कैसी होती हैं, मान लीजिए पवन यहाँ से चल रही है तो सामने पहाड़ आ गया तो पहाड़ को काट के तो निकलेगी नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है तैसे तैसे इसका क्या होता है, तापमान अचानक कम होने लगता है और फिर ये वर्षा के फॉर्म में बदलने लगती है और बहुत तेज तीव्रता से बारिश करती है। यहाँ पे देखिए संवहनी वर्षा। तो क्या होता है, गर्म वायु यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ जाती है और फिर संघनित होकर कुछ समय बाद नीचे गिरती है। तो यहाँ पे 3 तरह की यहाँ पे वर्षा दिखाई गई है, एक चक्रवाती वर्षा, एक पर्वतीय वर्षा और एक संवहनी वर्षा। तो संवहन क्या होती है, तरंगों के फॉर्म में ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। तो क्या होता है, अपने जेट या रॉकेट को उड़ते हुए देखा होगा तो उसके पीछे क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद एक रास्ता सा बन जाता है। इसके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। तो क्या होता है, इसके इंजन से जो भी नमी निकलती है वो वहाँ पे संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर के लिए पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बरसात यानी वर्षा जो पानी होता है वो वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल यानी कि भूमि के अंदर का जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं।
कैसे करते हैं? जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहने लगता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। तो पेड़ पौधे किस तरह से हेल्प करते हैं? जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ पे ज़मीनों को क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं मजबूती से। तो जो भी पानी गिरता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता, मिट्टी के अंदर वो अवशोषित हो जाता है। पर मान लीजिए अगर पेड़ पौधे बिल्कुल ही नहीं है तो क्या होगा? पानी नीचे गिरेगा तो ज़मीन अवशोषित करे उससे पहले वो बह करके दूसरी जगह नीचे पहुँच जाता है। आगे देखते हैं। पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा ज़्यादा हो तो उससे बाढ़ आती है। यानी कि अगर बारिश कम होती है तो भी नुकसान करती है, अगर बारिश ज़्यादा करती है तो भी वो नुकसान करती है। क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप क्या क्या होते हैं? एक हिम यानी बर्फ के रूप में, सहिम वृष्टि एक होती है और एक ओला होता है। तो ये सभी वर्षण के अन्य रूप होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि वायु क्या है? वायु के मिश्रण यानी कि वायु में कौन कौन से पदार्थ, वायु किस किस चीज़ों का मिश्रण से बनी हुई है। यहाँ पे हमने वायुमंडल का संगठन देखा था। इसके अलावा हमने देखा कि वायुमंडल की संरचना कैसी होती है, यानी कितने परत होते हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। उसके बाद हमने मौसम एवं जलवायु के बारे में पढ़ा। मौसम क्या होता है? दिन प्रतिदिन होने वाले चेंज। और जलवायु क्या होती है? एक लंबे समय के दौरान मौसम का अनुपात होता है, वो एक लंबे समय के अनुसार मौसम का औसत निकाला जाता है, उसको जलवायु कहते हैं। फिर हमने देखा कि तापमान क्या होता है, आपतन क्या होता है, यानी कि सन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या होती है। फिर हमने वायुदाब पेटियाँ देखी कि वायुदाब पेटियाँ किस तरह से काम करती हैं। उसके बाद हमने देखा पवनों को कि पवनें किस तरह से चला करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायुदाब पेटियों के बारे में रखा गया। और ये यहाँ से ये समझ में आया कि पवनें किस तरह से चलती हैं, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इनका चलन होता है। फिर हमने एक न्यूज़ कटिंग देखी जो कि उड़ीसा के तट के से संबंधित है, जहाँ पे एक काफ़ी विशाल चक्रवात आया था 1999 में, जो कि काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी था। उसके बाद हमने ये जानने का प्रयास किया कि आर्द्रता क्या होती है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले लेसन के साथ।